गुड मॉर्निंग। और हम पढ़ ही रहे थे कुछ ट्रांसफॉर्मर, आज पूरा होने वाला है। ओके, सबसे पहले जो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं बतानी, वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपके डाउट ले लूंगा, ठीक है ना। नहीं तो कोई छोटी छोटी चीजें बताने वाले पीछे नहीं रहे, इसलिए बता बुतो के पूरा करते हैं। सबसे पहला टेस्ट है सपनर परीक्षण। हमने ओपन सर्किट परीक्षण देखा था, शॉर्ट सर्किट परीक्षण भी देखा था। यह परीक्षण कहलाता है यदि संपनर, सीधा लिख दो, यहां बैक टू बैक परीक्षण, सपनर परीक्षण, यहां बैक टू बैक परीक्षण। इस सपनर परीक्षण में हमारे पास ट्रांसफॉर्मर कितने लगे हुए हैं? दो। एक ये है, दूसरा ये है, तो कितने ट्रांसफॉर्मर हैं? दो। और एक के बाद एक जुड़ा हुआ, इसलिए से कहते हैं बैक टू बैक, ठीक है। तो यहां पर इसमें दो ट्रांसफॉर्मर चाहिए जो एक के बाद एक जुड़ा हुआ है, लेकिन ध्यान रहे दोनों ही ट्रांसफॉर्मर समान प्रकार के चाहिए, एकदम समान। एकदम समान को इंग्लिश में कहते हैं वर्ड आइडेंटिकल। हमें दोनों ट्रांसफॉर्मर कैसे चाहिए? नेचर में आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब है जितनी प्राथमिक वाइंडिंग चक्रों में संख्या यहाँ है उतनी यहाँ होगी, जितनी सेकेंडरी में है उतनी यहाँ होगी, उसे बोला जाता है आइडेंटिकल। और हिंदी में आप कहते हैं एक प्रकार के या एक समान। तो समान प्रकार के, टीवी में कुछ नहीं दिख रहा क्या? मजा नहीं आ रहा? ये मुझे नहीं कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि यहां तो तू ठीक कर दे, नहीं तो देख लेंगे। अरे खड़ा हो जाए, सही करे टीवी क्या है, तो तुम धीमा बहुत है। इनको भी पता है मैं थोड़ी करूंगा, सूचना भेजने मतलब तू ही तो करेगा, भूल जाता है ये। अरे सीधा होना तो अच्छी बात है, लेकिन क्या हुआ? करो करो करो, ये मतलब कोई भी करेगा तो इनको एक्टिव रहना पड़ता है। सीधा बोले रहो, एक्टिव तो रहो। एक्टिव होने के लिए टेढ़ा होना जरूरी थोड़ी होता है? सीधा तो मैं ही सीधा ही हूँ, बहुत सीधा हूँ। सीधा नहीं हूँ। बहुत सीधा हूँ, मतलब अपना उसको करो, मैं पढ़ा देता हूँ भाई। मुझे ये खतरा है कोई टॉपिक बाकी नहीं रह जाए आज। आज पहले पूरा करा देते, उसके बाद ही डाउट सेशन लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट है। हो गया? रेडी भाई पीछे? बस ठीक है। सपनर या बैक टू बैक परीक्षण। सपनर या बैक टू बैक परीक्षण का सबसे पहला मतलब यह है कि हमारे पास बैक टू बैक शब्द का मतलब है दो आपने ट्रांसफॉर्मर लेंगे और दोनों आइडेंटिकल लेंगे और एक के बाद एक लगाएंगे, इसलिए से कहते हैं बैक टू बैक। दो समान प्रकार के ट्रांसफॉर्मर दो समान प्रकार के ट्रांसफॉर्मर संयोजित, इतना ही लिख दो सीधा, संयोजित। अब देखो दो ट्रांसफॉर्मर आपको दिख रहे हैं। अब यहां पर इनके ये तो वाइंडिंग कौन सी है? प्राथमिक। प्राथमिक वाइंडिंग देखो कि इसका जो प्लस का सिरा है वही सिरा इसका यहां है कि नहीं है? जो इसके दूसरे वाला है वो इसके दूसरे वाला है, बराबर है कि नहीं है? तो इसका मतलब जो लाइन यहां जा रही है वही लाइन यहां जा रही है, इसे कहते हैं समांतर क्रम। इस क्रम को क्या कहते हैं? तो प्राथमिक वाइंडिंग कौन से में संयोजित है? समांतर क्रम। लेकिन सेकेंडरी में देखो ये ऐसे जा रहा है, ये समांतर क्रम है क्या? नहीं। जैसे ए के बाद देखो लाइन जा रही है सीधी सीधी, सीधी लाइन में जाओगे तो कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम।
तो सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सा होती है? श्रेणी क्रम में। और प्राथमिक वाइंडिंग कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। प्राथमिक वाइंडिंग समांतर क्रम में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग विपरीत ध्रुवता के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित। कैसे भाई? विपरीत ध्रुवता के साथ कौन सा क्रम में संयोजित है? श्रेणी क्रम में संयोजित। कैसे जुड़ी है? विपरीत ध्रुवता के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित। ठीक है। अब देखो कि सेकेंडरी वाइंडिंग तो सीरीज में है, प्राथमिक वाइंडिंग कौन सा क्रम में जुड़ी हुई है? समांतर क्रम में। दोनों ट्रांसफॉर्मर समान प्रकार के हैं। इस परीक्षण का नाम है संपनर परीक्षण कह दो या बैक टू बैक परीक्षण कह दो। अगला मामला आता है कि ये जो परीक्षण है ये क्या जांच करेगा? ये सब कुछ जांच करेगा। तापमान में वृद्धि, दक्षता व वोल्टेज रेगुलेशन की जांच किस विधि द्वारा की जाएगी? बैक टू बैक परीक्षण द्वारा। ताप वृद्धि, दक्षता व वोल्टेज रेगुलेशन का परीक्षण इससे किया जाता है। तो दो समान प्रकार के ट्रांसफॉर्मर संयोजित होंगे। प्राथमिक वाइंडिंग समांतर क्रम है, सेकेंडरी वाइंडिंग विपरीत ध्रुवता के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होगी। ताप वृद्धि, दक्षता और वोल्टेज रेगुलेशन इस परीक्षण के द्वारा ज्ञात किए जाएंगे। क्लियर? करो नोट, बनाओ डायग्राम। नेटवर्क तो बनाओ, बिना नेटवर्क कैसे पता चलेगा? बना लिया तो बना ले फिर। हाँ जल्दी नेटवर्क बना लो भाई।
प्राथमिक वाइंडिंग कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है। सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सा क्रम है, सेकेंडरी क्रम है। लेकिन कैसे जुड़ी है, विपरीत ध्रुवता के साथ। क्या जांच करेगी, तापवर्ती दक्षता और वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, अभी थोड़ी देर पढ़ लेंगे। केवल एक पन्ना लेके आया है, हॉस्पिटल से आए हो, ओके। आपने बना लिया भाई, ये हुआ संपनर परीक्षण। संपनर परीक्षण के बाद में एक छोटी हेडिंग डालो, वोल्टेज रेगुलेशन की। लिख लिया भाई। ओके, अब आपने लिख लिया होगा। ये तो गलत काम करा दिया, मैं आपको कहता बाद में बना लेना है। अगली हेडिंग डालो, अब क्या इसमें हो तो गया ये, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है भाई। तो वोल्टेज रेगुलेशन को हम वी आर से डिनोट करेंगे। और ध्यान रहे, प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन बराबर नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड गुणा 100।
वी एन एल का मतलब है नो लोड वोल्टेज। वी एफ एल का मतलब है फुल लोड वोल्टेज। और आप चाहते हैं लोड परिवर्तन करने पर वोल्टेज में परिवर्तन कम से कम होना चाहिए। वोल्टेज में परिवर्तन कम होगा तो इसमें अंतर भी क्या आएगा, कम। अंतर कम आएगा तो वोल्टेज रेगुलेशन का भी मान क्या होगा, कम। तो वोल्टेज रेगुलेशन कब अच्छा माना जाएगा, जब इसका मान कम होगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम से कम होना चाहिए, वही अच्छी बात है। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि लोड चेंज करने पर वोल्टेज चेंज, हम तो कहें लोड बढ़ाएं चाहे घटाएं वोल्टेज लगभग वही रहना चाहिए, कायदा यही है। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे लोड बढ़ोगे तो वोल्टेज क्या होता है, डाउन। और हम चाहते हैं डाउन नहीं हो, हम तो यही चाहते हैं। हम चाहते हैं घर में हीटर जैसे जोड़े तो ऐसे नहीं हो कि एकदम बल्ब है तो धीमे पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम चाहते हैं वोल्टेज डाउन नहीं हो। तो लोड बढ़ाने पर भी वोल्टेज क्या रहना चाहिए, नियत। तो इसका अंतर क्या आएगा, कम से कम। और अंतर कम से कम होना चाहिए तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए, कम से कम। वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम से वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखो, एक मैं सवाल देता हूं। किसी ट्रांसफॉर्मर पूर्ण लोड पर, एक मिनट, पूर्ण लोड पर कार्यरत एक ट्रांसफॉर्मर का लोड हटाने पर आउटपुट वोल्टेज 480 वोल्ट से बढ़कर 600 वोल्ट हो जाता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या होगा। पूर्ण लोड पर कार्यरत एक ट्रांसफॉर्मर का लोड हटाने पर आउटपुट वोल्टेज 480 वोल्ट से 600 वोल्ट हो जाता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या होगा।
तो आपका उत्तर 20% है कि 25% है? बस सवाल इतना ही तो है, और क्या है? क्या आया? 25%। तो आप जानते हैं नो लोड माइनस फुल लोड हो। सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ फुल लोड पर वोल्टेज कितना है, 480। जैसे ही मैंने लोड हटाया, सॉरी, फुल लोड पे तो 480 तो है, सही तो लिखा है। जैसे ही मैंने लोड हटाया तो नो लोड हुआ, तो 480 से बढ़कर कितना हो गया भाई, 600 वोल्ट। ठीक है। तो प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला भी अभी आपने देखा, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड गुणा 100। 120 बटा 480 गुणा क्या गया 100, काटा तो 4 बार, बराबर कितने प्रतिशत है, 25। कितना प्रतिशत हो गए, 25%। क्लियर? क्या है? हाँ, क्या? बोल तो सही पूरा। फुल लोड का कैसे पता चलेगा? ये जरूरी सवाल है, इस लाइन को आप पढ़ें, पढ़ो आप। तो लोड हटाया तो वोल्टेज कितना हो गया, 600। तो लोड हटाने पर हुआ ना। तो लोड हटाते हैं तो नो लोड है, फुल लोड है? अरे नो लोड है। लोड हटा दिया तो नो लोड हुआ ना। लोड हटा दिया तो क्या हुआ, लोड नहीं है। लोड हटा देने का मतलब लोड नहीं है। लोड नहीं तो वोल्टेज कितना हो जाता है, 600। तो ये सवाल क्या करे, पूर्ण लोड पर पहले कितना था, 480। जैसे पहले मेरे पास फुल लोड था, फिर मैंने फुल लोड है उसको लोड को हटा दिया, तो 480 वोल्टेज बढ़कर कितना हो गए, 600। तो 600 कब हुए, नो लोड पर। तो बताओ 480 कब है? तो आपको पता चल गया। यही पता करना होता है इसमें, यही तो करना होता है ना भाई। थोड़ा जोर भी करना होता है। सवाल ऐसा नहीं होता है। सवाल में जो लाइन लिखी जाती है उसको आराम से पढ़ो। सीधे आप सोचोगे ना, आप यदि कभी ये सोचोगे प्रश्न पढ़ा, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ के मैं सीधा डाटा खींच के ले आऊं, ऐसा नहीं होता है। टेक्निकल में सवाल पढ़ना पड़ता है। सवाल पढ़ोगे तो वो भाषा बताएगी। और आगे से कोई परीक्षा में भाषा ऐसे थोड़ी आनी जरूरी थोड़ी है, कैसी भी है, लेकिन भाषा पढ़ोगे तो भाषा बताएगी नो लोड कौन सा होगा और फुल लोड कौन सा होगा। क्लियर? ओके भाई। एक आपके ट्रांसफॉर्मर था ऑटो,
कौन सा ट्रांसफॉर्मर है भाई? ऑटो। ठीक है भाई। ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या है? बताइए भाई। तो आप कहेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर हमारे पास एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जिसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है। एक ही वाइंडिंग। यदि मेरे पास ये है प्राथमिक वाइंडिंग, ये स्रोत है, और ये हमारे पास क्या है? लोड। तो बताओ सेकेंडरी में चक्कर ज्यादा है कि प्राइमरी में? प्राइमरी में चक्कर ज्यादा है, सेकेंडरी में चक्कर क्या है? कम। सेकेंडरी में चक्कर कम है तो ये क्या बन गया? स्टेप डाउन। यही हमारे पास होता अब बताओ किस में चक्कर ज्यादा है? तो ये क्या है? स्टेप अप का डाउन है। तो ये स्टेप अप का भी कार्य कर सकती है और स्टेप है डाउन का भी कार्य कर लेगी। इसमें कुंडली कितनी है? एक। कुंडली हमारे पास इसमें केवल एक कुंडली है। तो बताओ चालक तारों की क्या होगी? बचत। उसमें कितनी कोयल चाहिए होती थी? दो। इसमें केवल एक ही कुंडली होती है, अतः तांबे की बचत। अब उसमें तो सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा का प्रवाह केवल चुंबकीय प्रेरण के कारण होता था। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा का प्रवाह चालन और चुंबकीय प्रेरण दोनों के कारण है। क्योंकि भाई इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है प्राथमिक में, तो ऑटोमेटिक सेकेंडरी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जुड़ी हुई है। तो आप क्या कहोगे? चालन भी है और चुंबकीय प्रेरण भी है। सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राप्त वोल्टेज चालन व विद्युत चुंबकीय प्रेरण दोनों के कारण। सेकेंडरी वाइंडिंग प्राप्त वोल्टेज चालन व विद्युत चुंबकीय प्रेरण दोनों के कारण होता है। इसमें केवल एक ही कुंडली अतः तांबे की बचत हुई। सेकेंडरी वाइंडिंग प्राप्त वोल्टेज चालन में विद्युत चुंबकीय प्रेरण दोनों कारण होते हैं। इसमें वोल्टेज में ज्यादा परिवर्तन होता नहीं है, केवल चुंबकीय प्रेरण होता है तो वोल्टेज में परिवर्तन ज्यादा होता है, साथ में चालन का गुण भी रह गया। इसलिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे अच्छा होता है। वोल्टेज रेगुलेशन सबसे अच्छा किसका होता है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर। किस कारण होगा? क्योंकि चालन का गुण तो है ही इसमें। चुंबकीय प्रेरण फ्लक्स कम बढ़े तो क्या हुआ? चालन का गुण तो है ही। यदि मान लो कि लोड ज्यादा हुआ, फ्लक्स कम बढ़ा, कोई बात नहीं, चालन तो रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। इसलिए इसमें वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है। यानी वोल्टेज में परिवर्तन कम हो, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा का मतलब तो ये है, हम क्या चाहते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम हो, तो ये अच्छी बात है। इसका उपयोग कहां करोगे?
बूस्टर के रूप में करते हैं, जहां सिंगल फेज का करते हैं ना, वैसे वैसे वहां सब भी कर लेते हैं। स्टेबलाइजर में और एक विशेष लिखना, थ्री फेज स्टार्टर में। थ्री फेज स्टार्टर नहीं होता, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर होता है, एक स्टार डेल्टा स्टार्ट होता है, एक ड्यूल स्टार्ट होता है, एक होता है रियोस्टेट स्टार्टर या थ्री फेज रियोस्टेट स्टार्टर। तो एक थ्री फेज स्टार्टर में भी काम लेते हैं। अब एक छोटा सी और बात, ये कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है? स्वपरण। स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों ग्रुप में कार्य करता है कि नहीं करता है? कार्य कर सकता है। क्लियर? ओके। अब हमारे पास है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का मामला। अगला देखें, नेक्स्ट। लिखो लिखो लिखो, इतने धीरे लिखते हो। अब क्या बचा? एक टोंग टेस्टर। टोंग टेस्टर, अन्य नाम क्या होता है उसका? क्लिप ऑन मीटर, क्लैंप ऑन मीटर, क्लैंप ऑन मीटर या क्लैंप मीटर भी कह दो। लिख लिया भाई अब तो? या टोंग टेस्ट कह दो या क्लैंप ऑन मीटर कह दो। सवाल इतना ही है कि इसका उपयोग कहाँ लिया जाता है। टोंग टेस्ट या क्लिप ऑन मीटर का उपयोग कहाँ लिया जाता है? तो आप कहेंगे टोंग टेस्टर या क्लिप ऑन मीटर है,
इसका हम उपयोग चलती लाइन में धारा को मापने के लिए करते हैं। यानी कि एक तो मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ के मापते हैं। उसने कहा तुम छोड़ो, ये लाइन चल रही है पारेषण लाइन, हाँ इसमें डायरेक्ट लगा दो, ये डायरेक्ट रीडिंग ही बताएगा सीधी। ठीक है ना, चलती लाइन में धारा को मापने के लिए। अब कैसे मापेगा वो देख लेते हैं। चलती लाइन में धारा का मापन। अब वो ये कहता है कि ये जो हमारे पास कोई लाइन होती है, उसने इस प्रकार कोई पारेषण लाइन होती है, ठीक है। इस लाइन पर ये मीटर, उसने कहा कि इस प्रकार का ये हमारे पास जो लाइन तो बह रही है, ये लाइन है ना, ये प्राथमिक वाइंडिंग का काम करेगी। क्या काम करेगी? प्राथमिक वाइंडिंग का। तो प्राथमिक वाइंडिंग चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगी, उस चुंबकीय फ्लक्स को इस सेकेंडरी को काटेगा। इस सेकेंडरी को काटेगा, कुंडली में काटेगा, तो कुंडली में धारा का प्रवाह होगा कि नहीं होगा? इस धारा को कौन माप देगा भाई? अमीटर के द्वारा। और यही हमारे पास क्या होता है, इसलिए यहां पर लपेटों की संख्या क्या होगी? ज्यादा। और आपने यही देखा था कि सीटी था वो स्टेप डाउन था कि स्टेप अप था? स्टेप अप। तो सेकेंडरी में कुंडली चक्रों की संख्या क्या होगी? ज्यादा। तो ये हमारे पास द्वितीय कुंडली के रूप में काम करेगा। तो बताओ, अलग से तार खोल के मापने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। तो चलती लाइन में धारा का मापन करने के लिए किसका काम लिया जाता है? टोंग टेस्ट का। ये टोंग टेस्ट होता है। धारा मापता किससे है? अमीटर से। अमीटर कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है? सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ जुड़ा हुआ है। क्या इसमें प्राथमिक वाइंडिंग होती है? नहीं। जो लाइन बहती है वो लाइन ही प्राथमिक वाइंडिंग का कार्य करती है। ये लिख लिया, बस बना लो, खत्म।
लिख लिया भाई? चलो ठीक है। टोंग टेस्टर या क्लैंप ऑन मीटर हो गया। अब हमारे पास और क्या बचा था? ये जो बचा था ये तो हो गया। अब एक और है, ट्रांसफॉर्मर का समांतर क्रम परिचालन या समांतर क्रम संयोजन, है ना भाई? ट्रांसफॉर्मर का समांतर क्रम संयोजन। पहली बात है, ट्रांसफॉर्मर को समांतर क्रम में जोड़ोगे क्यों? कैसा नहीं जोड़ेंगे, लेकिन क्या है कि हमारे गांव में जो ट्रांसफॉर्मर है वो 50 केवीए का है, लेकिन अब जरूरत ऐसी महसूस हो रही है कि 70 केवीए का होना चाहिए। तो एक तो काम यह है कि 50 केवीए को हटा दें, कोई 70 केवीए का दूसरा लगाएं। एक तरीका यह होता है कि 20 केवीए का और लगा दें। तो तरीका सबसे अच्छा तो यही है, 20 केवीए का और लगो, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मर का क्या करना पड़ता है? समांतर क्रम परिचालन, समांतर क्रम संचालन। एक दूसरा तरीका यह भी होता है, जैसे मान लो ग्रिड स्टेशन है, जयपुर का एक ग्रिड स्टेशन है, वहां पर एक ट्रांसफॉर्मर कार्य कर रहा है, मतलब बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर है। अब उनको यह लगा कि भाई हमें इस ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत करनी चाहिए, तो सप्लाई यहां से क्या करनी पड़ेगी? बंद। उसने कहा सप्लाई बंद क्यों करो, आप ऐसा करो इसको ट्रांसफर कर दो दूसरे पर। लेकिन एक साथ सारी पावर कट नहीं आए, तो वो क्या करेगा कि दोनों को बराबर रूप से जोड़ेगा, फिर एक को बंद कर दूसरे को चालू कर देगा, चालू कर दिया सही चलने लग गया, फिर एक को धीरे धीरे क्या कर देगा? बंद कर देगा, फिर उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देगा, फिर उसकी मरम्मत कर देगा। लेकिन उसने कहा सीधे तार थोड़ी जोड़ सकते हैं, इसके जोड़ने की कंडीशन क्या होनी चाहिए, यही आपके परीक्षा में पूछी जाती है। समांतर क्रम संचालन की शर्त क्या है? तो आप कहेंगे समांतर क्रम संचालन की शर्त आपके पास ये है कि सबसे पहले वोल्टेज समान होने चाहिए, वोल्टेज क्या हो? समान। आवृत्ति क्या हो? समान। और फेज क्रम क्या हो? समान। प्रति इकाई प्रतिबाधा एक लाइन होती है, पारेषण और वितरण लाइन होती है ना, उसके लिए एक्सएल बटा आर का मान भी क्या होना चाहिए? समान। ये कंडीशन चेक करनी है। केवीए समान होना अनिवार्य नहीं है, केवीए समान होना अनिवार्य नहीं है। यानी कि 50 केवीए के साथ मैं 20 केवीए का ट्रांसफॉर्मर जोड़ सकता हूं, 50 केवीए के साथ 50 केवीए का भी जोड़ सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है 50 केवीए तो दूसरा 50 केवीए जुड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। केवीए समान होना अनिवार्य नहीं है। वोल्टेज समान होना चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए, फेज क्रम समान होना चाहिए, प्रतिबाधा समान होनी चाहिए। लेकिन परीक्षा में सबसे ज्यादा ये पूछा गया है, क्या समान होना जरूरी नहीं है? केवीए समान होना अनिवार्य नहीं है। अच्छा नहीं है तो लिखूं? लो, पूछे कि समांतर क्रम परिचालन क्यों किया गया है, तो आप कहेंगे अधिक लोड को वहन करने के लिए या फिर किसी ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत के लिए। ये समांतर क्रम संयोजन हो गया। और क्या है बताओ भाई? टोंग टेस्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जब लाइन नहीं जुड़ती है तो वो है हमारे पास अन्योन्य प्रेरण।
टोंग टेस्ट में लाइन जुड़ी क्या नहीं, प्राथमिक और सेकेंडरी में गैप है ना, चुंबकीय क्षेत्र के कारण काटा, तो कौन सा सिद्धांत आएगा, अन्योन्य प्रेरण। लिख लिया भाई, ओके। एक और छोटी सी बात है, वैसे तो कुछ बात है नहीं, लेकिन टाइम पड़ा तो लिख देते हैं। फ्लक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है लीकेज और एक होता है लिंकेज। आप नाम में कंफ्यूज नहीं हो, केवल इसीलिए लिख रहा हूं। इंग्लिश में जो पढ़ते हैं वैसे भी नाम में कंफ्यूज नहीं है, लिंक और लीक में फर्क होता है। हिंदी में क्या है, केवल बिंदी का फर्क है। लिंकेज और लीकेज लिखोगे तो क्या फर्क है, बिंदी का। तो गलती से चीजें गलत नहीं पड़े, बस ये है। लिख लिया। फ्लक्स हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो। एक होता है लिंकेज, सॉरी, ऐसे लिखते होंगे, लिंकेज फ्लक्स। ये मुख्य फ्लक्स है। प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न फ्लक्स द्वारा सेकेंडरी वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न फ्लक्स द्वारा सेकेंडरी वाइंडिंग को काटना, ये कौन सा होता है, लिंकेज। एक होता है लीकेज। इसको कहते हैं सरण। फ्लक्स में होने वाली हानि। तो ट्रांसफॉर्मर लिंकेज ज्यादा होना चाहिए, लीकेज ज्यादा होना चाहिए, लिंकेज। यानी कि मुख्य फ्लक्स प्राथमिक वाइंडिंग में उत्पन्न फ्लक्स का सेकेंडरी वाइंडिंग को ज्यादा से ज्यादा काटना चाहिए, तो विद्युत वाहक उत्पन्न क्या होगा, ज्यादा। लीकेज हमारे पास क्या होना चाहिए, कम से कम। फ्लक्स में होने वाली हानि क्या होनी चाहिए, कम। बस नाम बताने का अर्थ इतना ही था। अब ट्रांसफॉर्मर हो ही गया मेरे हिसाब से तो। मैंने तो ढूंढ ढूंढ के जो छोटी मोटी थी वही बता दी बात। कल से हम मोटरें पढ़नी शुरू करेंगे।
मोटरों से पहले हम एक अल्टरनेटर पढ़ेंगे, एसी जनरेटर है वो, उसके बाद एसी मोटरों को पढ़ेंगे। अब किसी को कोई डाउट्स पूछना है तो पूछ लें। कोई सवाल नहीं है? हाँ? वितरण में मैंने आपको बताया था आधी क्षमता का क्यों लगाते हैं। मैंने कहा पूरी क्षमता का डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरे पास वितरण ट्रांसफार्मर तो गांव में लगा है, अब जैसे गांव में जो पूरा लोड है उतनी क्षमता का लगाऊंगा, मैं उतनी क्षमता दूंगा तो क्या करूंगा, क्षमता वेस्ट जाएगी, क्योंकि उतना लोड तो एकदम से पूरा एक साथ संचालित होना ही नहीं है। एक कैलकुलेशन करते हैं, वो पूरी कैलकुलेशन का नतीजा ये है कि हमारे पास जो घर में लोड लगाया जाता है उसमें कुल लोड का 30 से 33% होता है लाइट का होता है। कितना होता है? 30 से 33% होता है लाइट का, कि भाई आपने प्रकाश के लिए जो लोड लगाया है वो कुल लोड का कितना है? 30 से 33%। इसी हिसाब से कहते हैं कि आप कहते हैं बाकियों को छोड़ो, आपके घर पे जितने उपकरण है क्या आप सारी लाइट एक साथ ऑन करते हो? सारे पंखे भी उनके साथ ही करते हो? तो कहते हैं जब सभी लोड तो एक साथ चलाते ही नहीं है तो इतनी पावर भेज के वेस्ट क्यों करें, इसलिए नहीं करते। ये सवाल मैंने कराया है। ये उन टोपी वाले भाई साहब ने पूछा है। अब की बार किसका है? कहां थे तुम फिर? उनका भी वही वही रोना था, इस बी का क्या करें, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आ गए साथ में। आपका भी यही करना है। देखो ऐसे ही सवाल था ना भाई कि प्राइमरी वोल्टेज है 250, सेकेंडरी वोल्टेज है 3000, और इन्होंने कहा फ्लक्स है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। विद्युत वाहक बल प्रति फेरा यानी E बटा N बराबर क्या है? 5। तो N1 और N2 बताओ। यही तो था इनका डाउट। मैं कहता हूं कि N1 और N2 बताना, इसमें B कोई काम ही नहीं करेगा, इसका कोई यूज नहीं है। उस दिन यही चर्चा हुई थी ना भाई, उन्होंने पूछा था इसका करूं क्या, मैंने कहा कुछ नहीं करना, जब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने पास क्या आएगा? E1 बटा N1 बराबर E2 बटा N2 बराबर कितना है? 5। चलो मैं E1 से कर देता हूं। E1 कितना है? 250। N1 मुझे ज्ञात करना, बराबर क्या है? 5। तो बराबर बराबर बताओ N1 बराबर क्या है? 50। आ गया? यही तो था, ये कोई डाउट नहीं था। ऐसा ऑलरेडी करा चुके हैं ना, उसका डाउट का क्या पूछना। आयरन हानि हमेशा नियत क्यों रहती है? क्योंकि आयरन हानि वोल्टेज और करंट रेटेड होती है। मैंने लिखा है नहीं? सही तो लाइन लिखाई होगी, लाइन लिखाई होगी जब मैंने आयरन हानि लिखाई है, तो मैंने लिखा होगा ये वोल्टेज और करंट रेटेड होती है। नहीं सॉरी, वोल्टेज और आवर्ती रेटेड लिखा है ना? ठीक है फिर, क्योंकि आवर्ती भी नियत है, वोल्टेज भी क्या रहता है? नियत। लोड बदलने पे धारा बदलती है, इसलिए।
100 एम्पियर / 5 एम्पियर अनुपात का सीटी 5 एम्पियर के मीटर से जुड़ा है। 5 एम्पियर के एम्पियर मीटर से जुड़ा है। यदि पार्ट या रीडिंग 3 एम्पियर है तो वास्तविक करंट कितना है? देखो कि ये कह रहा है कि एक सीटी है। मैं वैसे तो पूरा सवाल तो ढंग से तो नहीं समझ पाया, जहां तक समझ पाया बता देता हूं। 100 एम्पियर 5 एम्पियर का एक सीटी है, ठीक है। इसका मतलब है प्राथमिक में कितना है भाई धारा, और सेकेंडरी में धारा कितनी है? ये धारा कौन मापेगा? अमीटर। और ये धारा क्या होती है? वास्तविक। इसीलिए तो अनुपातिक स्केल काम में लेते हैं, ठीक है। उसने कहा 5 एम्पियर का मतलब है 100 एम्पियर, तो 3 एम्पियर का मतलब कितना है? 60। 3 का मतलब कितना है? 5 एम्पियर का मतलब 100 है, तो 1 का मतलब 20, 3 का मतलब 60। इसी स्केल को क्या कहते हैं? अनुपातिक। किसको था ये? 60 ही है, तो अनुपातिक लिखा ना हमने बड़ा बड़ा लाइन। हाँ, इंसुलेशन ब्रेकडाउन ये होता है कि जैसे मान लो ये तार है, मेरे पास ये वायर है, इस वायर को मैंने पकड़ा और मेरे करंट नहीं आया, क्योंकि इसमें जो इंसुलेशन लगाया गया है वो इस हिसाब से लगाया गया है कि इसमें 230 वोल्टेज आएगा तो उस इंसुलेशन को रोक लेगा। हमेशा जो तार के ऊपर इंसुलेशन लगाया जाता है वो वोल्टेज के अनुसार लगाया जाता है, धारा के अनुसार नहीं लगाया जाता। धारा के अनुसार इस तार के अंदर जो मतलब चालक होता है वो किसके अनुसार होता है? धारा। और इंसुलेशन किसके अनुसार होता है? वोल्टेज। जब मैं इसको 230 की जगह यदि मैंने 11 केवी दे दी और मैंने हाथ लगाया, तो बताओ झटका आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये इंसुलेशन का ब्रेकडाउन कहलाता है कि इंसुलेशन अपनी क्षमता के आगे बढ़ गया है। पर केवी प्रति एमएम होता है, यानी कि प्रति एमएम मोटाई पर कितने किलो वोल्ट को रोक सकता है, यह मतलब होता है। और कोई सवाल? √2 और √3 का मान कैसे निकालते हैं? √2 का मान याद कर लो 1.414, √3 का मान कर लो 1.732, और निकाल के तो इतना क्या ही करोगे तुम? निकाल कैसे क्या करोगे? 2 कैसे क्या करोगे तुम निकाल के? कौन से तुम विद्वान बनना है, परीक्षा निकालनी है? ये रहा 2, ठीक है। तो आप कौन सी संख्या को खुद से भाग दोगे? तो आप कहोगे 1 को 1 से गुणा करूंगा, 1 से 1 से गुणा करूंगा, कितना आया? 1। 2 में से 1 घटाए, कितना आया? 1। और 1 और 1 कितना हुआ? 2। तो अब क्या होगा? यहां तो वैल्यू है नहीं, वैल्यू नहीं है तो यहां क्या 2 का जोड़ा उतरता है, तो 2 0 उतरेगा। हमेशा कितना उतरता है? 2 का जोड़ा उतर गया। अब बताओ यहां दोनों जगह क्या संख्या रखूं? कि यहां यदि 1 रखूंगा तो 21 को 1 से गुणा करना है, 22 को किससे करना है? 2 से, 23 को किससे करना है? 3 से, और 24 होगा तो 4 से। लेकिन वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि 100 से छोटी हो। तो 24 को 4 से गुणा कर दिया, कितना है? 96। आपने घटाया 4, और 24 और 4 कितना हो गए? 28। तो पहले आपने क्या लिया था? 1, फिर ये 2 0 दशमलव के लिए उतारा ना, दशमलव, फिर कितना है? 4। अब हो गया 28, 2 0 और उतारोगे क्या होगा? 400। तो देखो 281 को 1 से गुणा करो, कितना आएगा? 281, 1। ये लो √2 का मान आ गया। यही तो होता है, यही तरीका कहता है। वैल्यू किसी की निकालो, कोई टिपिकल थोड़ी है। और कोई सवाल? कोई है तो पूछ लो भाई।
है। ट्रांसफॉर्मर ऑयल का वायु दाब का कोई लेन देन क्या रहता है? पता नहीं भाई, वैल्यू क्या होती है उसकी? सयांता जरूर होती है, घनत्व जरूर होता है, वायु दाब क्या होता है? किसी भी द्रव पदार्थ का वायु दाब की कब गणना करते हैं? हैं? भाई ट्रांसफॉर्म मतलब तेल ही थे ना, तेल का यहाँ तो गया घनत्व होगा मेरे हिसाब से, यहाँ सयांता होगी। वायु दाब तो होता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर दाब अधिकतम कितना हो सकता है, ये वैल्यू एग्जैक्ट याद नहीं है। ये हो सकता है ट्रांसफॉर्मर, तेल का वायु दाब तो कुछ है ही नहीं, ट्रांसफॉर्मर के अंदर दाब कितना बढ़ सकता है? कोई सवाल नहीं है? प्रोग्राम कितने बजे है मैं बता देता हूँ। हाँ ध्यान से सुन लेना। प्रोग्राम 28 तारीख को ही है। 28 तारीख को पहले क्लास लगेगी, उसके बाद प्रोग्राम है। प्रोग्राम में डीजे की व्यवस्था है। प्रोग्राम में भंडारा है ही, और एक रक्तदान शिविर है, उसमें जो रक्तदान करेंगे उनको कुछ इनाम दिए जाएंगे, मतलब जो भी गिफ्ट दिए जाएंगे, टीम कुछ कर तो रही है तो वो गिफ्ट देंगे। और यही कुछ बना रहे हैं, और कुछ मतलब ढंगा ही है जो भी है। हैं? खाने का मेन्यू इतना है कि एक दाल का हलवा है। हाँ तो दाल का हलवा तो अच्छा होता है ना ऐसा। एक शायद तक पनीर की सब्जी है, एक कोई और सब्जी है, ऐसा ही कुछ है, मतलब कर रहे थे वो। हाँ, मतलब ठीक व्यवस्था है, चाय कॉफी की भी व्यवस्था है, मतलब प्रोग्राम व्यवस्था जो भी है ठीक। हाँ हाथ खड़ा करो। सवाल ये क्या पूछ रहे हैं? गाना कौन सा चलेगा जिसपे तुम, ये नहीं, उसका सवाल ही नहीं है वो। वही सवाल है क्या? यही सवाल है? वो मना कर रहा है वो। है रामबाण गिफ्ट में? गिफ्ट गिफ्ट होगा ना, गिफ्ट ऐसा नहीं होता ना। रामबाण बुक है साहित्यक आज ऑफिस में अवेलेबल होगी। हाँ है, साहित्यक आज ऑफिस में आएगी। ये ऑनलाइन में मार्केट में सब में 300 रुपए की मिल रही है। ऑफिस में आपको आज और कल साहित्यक, आज या कल 2 दिन दे देंगे, 250 में दे देंगे। हाँ मतलब पैसे तो ले लेंगे जरूर। ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक वाइंडिंग इस चक्र की तरफ कार्य करती है, रोटर की तरह द्वितीयक। सवाल क्या है? ऐसा केवल आप डीसी के साथ तुलना करो तो है, एसी के साथ तुलना करोगे तो उल्टा हो गया। हाँ डीसी के साथ तुलना की, आपने लिखा नहीं ना। जोधपुर से भेज दिए, जयपुर में आ गई होगी, ऑफिस में नहीं आई तो अभी 10 बजे तक कार्गो वाला ला देगा ऑफिस में। हाँ और कोई सवाल पूछना है पूछ लो। है 29, 30, 31 को छुट्टी है। 4 दिन की करें? ठीक है, फिर वो शनिवार रविवार ट्रेड स्पेशल क्लास लगाएंगे। तो नहीं तो बिना ट्रेड तो तुम आओगे नहीं, क्योंकि सैटरडे संडे आ गया, तो शनिवार रविवार ट्रेड लगा देंगे। हाँ 28 को सब क्लासें होगी, जैसे क्लासें होनी है वैसे 28 को क्लासें होगी। उसके बाद प्रोग्राम है, अपना पास पूरा दिन होता है। ठीक है, तो
पढ़ाई होगी पहले, उसके बाद कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद आप गांव चले जाएंगे। क्या क्या 4 बजे? नहीं नहीं, यहां से तुरंत क्लास होते ही तुरंत ही इधर ही पास में है कोई गार्डन, कोई तलवारिया तलवारिया कर। हाँ वो पास में ही है, ऐसे ऐसे ही नाम है क्या? मैं नहीं गया। हाँ वो इधर ही है, इधर उन्होंने ये बताया, मोड़ में मुड़ते ही है पास में ही ना, वही है वही है। ओ, अरे अब ठीक है, और कोई सवाल है तो पूछ लो। अब हाँ, क्या स्टार डेल्टा? हाँ, स्टार डेल्टा का क्या हुआ? लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज कंफ्यूज होता है, याद रखना। देखो, आपको मैंने आपको मैंने जो निर्माण किया था, सबसे पहले हमने जो है वो क्या बनाया था? स्टार। स्टार जब आपने बनाया था तो आपने स्टार ऐसा बनाया था कि उसमें लाइन धारा और फेज धारा क्या रहती है? बराबर। क्यों है कि आप है ना स्टार बना लो, स्टार बना के देखो कि बाहर से जो धारा आएगी वही धारा कुंडली में जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। बाहर से जो धारा आएगी वही धारा किस में जाएगी? कुंडली में। इसलिए ये धारा का मान तो क्या रहेगा भाई? समान। ये धारा का मान तो क्या रहेगा? समान। ठीक है, तो चेंज हो ही नहीं सकता ना। बताओ, अब देखो कि जब आप डेल्टा बनाते हैं तो डेल्टा में क्या होता है कि कुंडली के एक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो फेज है, और यहां पर जो वोल्टेज होगा वो क्या है? लाइन। अब ये तो दोनों बराबर है, लेकिन धारा जो यहां लाइन है वो धारा यहां बंट गई, धारा बराबर थोड़ी है। बराबर क्या चल रहा है? वोल्टेज। ऐसा मामला, ध्यान तो ऐसे ही रखना पड़ेगा। ये मैंने आपको उसमें आराम से बताया था, जो हमने कनेक्शन किया था, कौन सा? 3 फेज, सॉरी, पॉलीफेज। पॉलीफेज में स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन बनाया था, तो उसके अंदर हमने किया था। ठीक है, भूल कैसे जाते हो? क्या हुआ? क्या करना है? कापिला वालों का क्या क्या हुआ था? नहीं, अपना कापिला का लेना देना ही नहीं है, अपना गार्डन है खुद का। ठीक है ना, अपना प्रोग्राम है पूरा तरीके से। अरे मनोज, बाहर जाना भाई, कौन है क्या है? जो भी मामला सेटल करो। क्या क्या कह रहा है? वही करना चाहते हो मेरे साथ? क्या हुआ? ऑटो ट्रांसफॉर्मर की दक्षता कितनी होती है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर की दक्षता सबसे ज्यादा होती है, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन का मान भी अच्छा होता है, दक्षता भी सबसे ज्यादा होती है। आदर्श ट्रांसफॉर्मर की 100%, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की 98% के आसपास, और मानक दक्षता ट्रांसफॉर्मर की 95%। सबसे ज्यादा आदर्श की, फिर ऑटो की, फिर ट्रांसफॉर्मर की। अच्छा, ऑटो की उसे थोड़ी ज्यादा क्यों है? क्योंकि साथ में चालन का गुण भी है, केवल प्रेरण गुण नहीं ना, थोड़ा चालन का गुण भी है।
ठीक है भाई, क्या हुआ? हाँ, तो 28 तारीख आने दो ना, इतने क्या जल्दबाजी है, वहीं पता चलेगा सब। क्लास एंड कर दो भाई। और कोई सवाल किसी का नहीं है? हैं? क्या वीडियो?